गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था सहकारिता का मीनिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े थे उसकी कुछ विशेषता के बारे में। तो सहकारिता क्या होती है, जिसमें बताया गया है कि सहकारी समिति वह होती है जिसमें क्या करते हैं, कम से कम कुछ 10 लोग होते हैं, वो एकजुट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं। जैसे उसमें विशेषता पॉइंट भी अपन ने देखा था, ये स्वैच्छिक होता है क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर आ सकता है, जा सकता है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। फिर उसके अंदर दायित्व जो होता है लिमिटेड होता है, जितने भी सदस्य कैपिटल लेकर आते हैं तो वहां तक उनका दायित्व रहता है। फिर उसके अंदर अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर जो कुछ पॉइंट दे रखे थे कि इसमें कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाता है, एक कमिटी बनाई जाती है, मैनेजमेंट कमिटी। वो क्या करती है, वोट के माध्यम से कमिटी बनती है, वही पूरे को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, सर्विस भावना से ये क्या बनाई जाती है, सोसाइटी बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, उपभोक्ता सहकारी बाजार जो रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे है, तो वहां पर जितने भी कंज्यूमर लोग होते हैं उनको कम रेट पर क्या मिलता है, सामान मिलता है। तो आप भी वहां पर क्या ले सकते हो, उसकी मेंबरशिप ले सकते हो, कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो, स्वैच्छिक होती है। आज अपन बात करेंगे उसके लाभ और दोष, और आगे कुछ प्रकार होगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। पहला दे रखा है पॉइंट लाभ का, वोट की समानता। अब आपने देखा था, यदि आपने वो पॉइंट पढ़ा था नियंत्रण का विशेषता के अंदर, उसमें एक कमेटी गठित की जाती है मैनेजमेंट वाली या प्रबंधन समिति। वो किसके माध्यम से बनती है, वहां पर जितने भी सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, वोट देंगे। तो ये खुद कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी सदस्य होंगे उनको वोट देने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति को एक वोट का देने का अधिकार या सिद्धांत पर लागू है, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के आधार पर वोट करती है। मतलब एक व्यक्ति एक बार वोट दे सकता है, ऐसे नहीं एक व्यक्ति 2-3 बार वोट देकर आ गया, नहीं। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है उसमें क्या होता है, सबको अधिकार मिलता है, सबको सम्मान दिया जाता है कि आप सब जितने भी मेरे मेंबर हो वो क्या करोगे, वोट के माध्यम से आपको अधिकार दिया है कि आपको राइट से आप वोट दे सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट दे रखा है सीमित दायित्व। ये पॉइंट भी जाना पहचाना लग रहा होगा, यदि आपने विशेषता पढ़ी थी उसके अंदर दायित्व दे रखा था, बस इसके आगे क्या कनेक्ट कर दिया, सीमित जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। क्या कह रहा है कि जो जितने भी सदस्य होंगे इस सोसाइटी के अंदर, जितना वो कैपिटल लेकर आएंगे उस कैपिटल तक उसकी क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। मतलब उसकी जो जिम्मेदारी या दायित्व वो कैसा रहेगा, लिमिटेड रहेगा। जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया वहां तक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर तीसरा आपका पॉइंट बनता है स्थायित्व। यदि आपने सॉल प्रोपराइटर पढ़ा होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाला पढ़ा था, उसमें बताया गया था क्या कि सॉल प्रोपराइटर के अंदर बिजनेस जो होता है, यदि बिजनेस का मालिक यदि मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो बिजनेस वही बंद हो जाता है। फिर अपन ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जो कर्ताजी होता है, यदि कर्ताजी की डेथ हो जाती तो उसका बिजनेस कौन संभालेगा, उसकी आगे वाली पीढ़ी। तो उसमें निरंतरता जो होती है किसके अंदर पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। पार्टनरशिप में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, यदि एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप दी एंड हो जाती है। पर सहकारी समिति के अंदर भी क्या दे रखा है कि सहकारी समिति के अंदर जो कमिटी होती है वो क्या रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। यदि कोई एक मेंबर भी यदि कुछ हो जाए एक मेंबर को तो वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। मतलब वो कमिटी जो कंज्यूमर सोसाइटी या कुछ बनाई गई है वो कमिटी क्या चलती रहेगी, क्योंकि एक मेंबर के चले जाने से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, यदि कोई एक सदस्य का कुछ कारण से कुछ हो जाता है तो ये जो सोसाइटी बनी है वो क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि सॉल प्रोपराइटर में तो क्या होता है, वो मर जाता है तो हाथों हाथ बिजनेस बंद हो जाता है, पर इस सोसाइटी का अंत नहीं होगा, ये चलता रहेगा। यदि सदस्य जो है यदि कुछ हो जाए तो आगे बढ़ती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। फिर उसके बाद में पॉइंट दे रखा है चौथा पॉइंट, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कम,
ये कंज्यूमर जो सोसाइटी बनी हुई है वो आपको क्या दे रही है, कम रेट पर अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रही है। तो आपके लिए तो ये फायदेमंद का सौदा हो गया ना। अब जितने भी कंज्यूमर होंगे वो उपभोक्ता सरकारी बाजार में जाएंगे और वो क्या करेंगे, वहां से सामान खरीदेंगे, तो सामान आपको कम रेट पर मिल रहा है, तो आपको ये मितव्ययी लगा ना, जिसमें कम खर्चा लगा, कम खर्च पर आपको ये सुविधा पहुंचाती है कौन, ये सहकारी समिति जो दे रखी है, सहकारिता या सहकारी समिति, ये आपको क्या दे रही है, सुविधाएं तो दे रही है। सहकारिता या सहकारी समिति जिसको कहा जाता है, क्या दे रही है आपको, ये सुविधा प्रदान कर रही है, क्या दे रही है, कम रेट पर आपको सामान उपलब्ध करा रही है अच्छी क्वालिटी का। तो आपको ये क्या दे रही है, वित्तव्ययी सुविधा उपलब्ध करा रही है। फिर उसके बाद में एक पॉइंट और दे रखा है, पांचवा सहकारी सहायता। अब सरकारी सहायता, सरकारी सहायता क्या कह रहा है, सरकार जो होती है वो भी क्या करती है, इनको छूट देती है, कर में छूट उनको मिलती है, दूसरा अनुदान देती है और निजी दर पर ब्याज देती है, मतलब लोन ऋण। मतलब सरकार भी, यदि आप किसी के कल्याण के लिए एकजुट हुए तो सरकार भी आपको मदद कर रही है। आपको टैक्स यदि पे करना होता है उसमें आपको छूट मिल जाएगी, साथ में कोई अनुदान, कोई पैसा वैसा हो वो भी इसमें क्या करती है, डोनेट करती है इस सोसाइटी के अंदर। फिर निजी ऋण, यदि ऋण लेना हो तो ऋण भी आपको कौन सी, निजी दर पर, मतलब कम रेट पर ब्याज दर पे आपको क्या मिल जाएगा, लोन। ये आपको कौन प्रदान कर रहा है, सरकारी सहायता आपको दे रही है। किसको दे रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सहकारिता या सहकारी जो समिति है उसको ये क्या दे रही है, सहायता प्रदान कर रही है। फिर उसके बाद में पॉइंट दे रखा है सरल स्थापना, छठा पॉइंट, सरल स्थापना। यदि आपने देखा होगा सरल स्थापना, मैंने बताया था इसका पंजीकरण करवाना क्या है, अनिवार्य है, पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो इसकी स्थापना करना कितना सरल है, कानून बना हुआ है कौन सा, सहकारी अधिनियम 1912, वहां जाकर आप क्या करवा दो, पंजीकरण करवा दो। तो कितना आसान है, इस सोसाइटी की स्थापना करना बहुत आसान है, ये करवाना जरूरी है। साथ ही कम से कम कितने होने चाहिए, 10, कम से कम 10 बालिग सदस्य होने चाहिए। बालिग मतलब जिसने 18 साल जो भी उम्र है, सदस्य। तो इसकी स्थापना करना कितना सरल है, क्यों सरल है, क्योंकि कम से कम 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ में क्या है, सरकारी अधिनियम एक्ट 1912 बना है, वहां पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो इसकी स्थापना करना बहुत सरल है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट दे रखे थे, कौन से अपन ने पढ़ा, वोट की समानता का, दूसरा सीमित दायित्व, तीसरा स्थायित्व, चौथा मितव्ययी, पांचवा सरकारी सहायता और छठा सरल स्थापना। अब बात करते हैं इसकी दोष की। इसके कुछ दोष भी दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट दे रखा है दोष का, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन कैसे, क्योंकि इसमें कम से कम जितने भी लोग होते हैं, 10 होते हैं, वो क्या करते हैं अपने हिसाब से कि क्या लेकर आते हैं, पूंजी लेकर आते हैं। तो ये पूंजी लेकर आएंगे तो क्या होगे, उनके पास सोर्स जो होते हैं बहुत कम है, लिमिटेड है। जैसे सॉल प्रोप्राइटर के पास भी ये प्रॉब्लम आती थी, उसके पास रिसोर्सेस बहुत कम थे। जॉइंट हिंदू फैमिली के पास भी ये प्रॉब्लम आती थी, लिमिटेड रिसोर्स होते थे। पार्टनरशिप के पास भी ये प्रॉब्लम आती थी, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्स होते थे। तो सहकारी जो समिति दे रखी उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि इनके जो संसाधन होते हैं, सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड के कारण इनको ये प्रॉब्लम या समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वह है असक्षम प्रबंधन। अब ये जो सोसाइटी है ये क्या करती है, अलग से कोई मैनेजर हायर नहीं कर पाती है।
क्योंकि मैनेजर यदि आपको कंट्रोल करना है या मैनेजमेंट करना है इस सोसाइटी का, तो अलग से ये ज्यादा सैलरी पे मैनेजर हायर नहीं कर पाएगी, और मैनेजर हायर नहीं कर पाएगी तो इस सोसाइटी का जो मैनेजमेंट होता है थोड़ा वीक होता है, कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजर हायर होता है, जो कमिटी बनाई गई थी, वो उन सदस्यों में से तो बनाया गया है। इन सदस्यों में से जैसे मैंने बताया था, वो नियंत्रण के अंदर प्रबंधन समिति बनी है। वो प्रबंधन समिति किन बंदों से बनी है? इनमें से सब वोट देंगे, उसमें से एक हेड बन जाएगा। तो ये हेड तो आपके बीच में से ही है, तो इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा नहीं, मैनेजमेंट करने का उसको नॉलेज नहीं होगा, तो नुकसान किसको उठाना पड़ जाता है? पूरी सरकारी समिति को नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि उनको क्या होता है, मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाता है, वो अलग से पेमेंट नहीं कर पाएगी, मतलब हायर नहीं कर पाती है। तो क्या हो गया? असक्षम प्रबंधन होते हैं, क्योंकि उनके बीच में से ही वो एक बंदा क्या करते हैं, वोट के माध्यम से हेड बनाया जाता है, वही क्या करता है, पूरी सोसाइटी को हैंडल करता है। तो उनको मैनेजमेंट करने की कुछ योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, जिसके कारण समिति को ये थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट दे रखा है गोपनीयता की कमी। गोपनीयता, ये पॉइंट भी जाना पहचाना है, यदि ध्यानपूर्वक वो पढ़ा होगा सॉल प्रोप्राइटर, उसमें भी गोपनीयता क्या रहती है, उसमें तो पाई जाती है, क्योंकि उसमें तो वो अंदर छिपी रहती है। पर पार्टनरशिप देख लो या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देख लो, तो ये पॉइंट वहां पर सब जगह रिपीट हो रहा है। इसमें भी क्या होती है, गोपनीयता की कमी। क्या से जब मीटिंग होती है इस किसकी, सरकारी समिति की, जो इसके मेंबर होते हैं, तो मीटिंग में क्या होंगे, सब लोग आएंगे। तो मीटिंग में जितने सदस्य होंगे और इनकी धारा भी बनी हुई है, उस धारा के अंतर्गत आप मीटिंग करवाते हो, तो आपको बताना पड़ेगा मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या चर्चा विमर्श हुई, किस टॉपिक पे ये बातें हुई, तो आपको बताना पड़ेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी वो भी सब लोगों को क्या हो जाएगी, उजागर हो जाएगी। क्योंकि मीटिंग होती तो सब बंदे आएंगे, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो इसमें जो सीक्रेंस की बात आती है वो इसमें अभाव पाया जाता है, मतलब गोपनीयता की इसमें क्या पाई जाती है, कमी थोड़ी पाई जाती है। फिर उसके बाद में दे रखा है चौथा पॉइंट, सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण कैसे? यदि आपने ये पॉइंट पढ़ा था इसके अंदर, कौन सा पॉइंट, सरकारी सहायता वाले में, क्योंकि सरकार इनको क्या दे रही है, समिति या सोसाइटी को कुछ दान दे रही है, कुछ छूट दे रही है, या कुछ पैसा या कुछ दे रही है इस कमिटी को, तो वो तो देखेगी ना कि ये मेरे पैसों का सही तो यूज कर रहा है या मिस यूज तो नहीं कर रहा है। तो जितनी भी ये सरकारी समिति बनी उसको अपने खाते मेंटेन करने पड़ेंगे, मतलब पूरा हिसाब किताब जो होता है वो रखना पड़ेगा, हिसाब किताब मतलब खाते आपको खोलने पड़ेंगे। अकाउंट में बनाते हैं ना खाते, क्योंकि इन खातों का बाद में क्या होगा, अंकेक्षण होगा, ऑडिटिंग होगी, अंकेक्षण किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने यदि आपको, जैसे घर के अंदर भी देख लो, यदि मम्मी आपको 10 रुपए भी देती है तो 10 रुपए का आपको पूरा हिसाब देना पड़ता है कि 10 रुपए तू कहीं करियो, मैंने बताता हूँ 10 रुपए में कहीं कहीं लाया पूरा, वो इतना 10 रुपए देती है। जब भी वो इतना हिसाब किताब मांग रही है मम्मी, तो उसी प्रकार यदि सरकार आपको पैसे दे रही है तो वो तो मांगेगी ही मांगेगी हिसाब कि तुमने इस सोसाइटी के अंदर कहाँ कहाँ इस पैसे का यूज किया है। आपको पूरा हिसाब किताब क्या रखना पड़ेगा, अकाउंट जो होते हैं ना बनाने पड़ते हैं, वो आपको क्या रखने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके एक अंकेक्षण बंदा आएगा ऑडिटिंग करने वाला, वो पूरे आपके अकाउंट को चेक करेगा कि इस समिति ने कहाँ कहाँ इस पैसे का यूज किया है। तो इससे क्या होता है, सरकारी नियंत्रण रहता है, सरकार हस्तक्षेप करती है कि ये सोसाइटी के अंदर मेरा पैसा सही तरह से लगा या नहीं लगा, तो इसमें नियंत्रण सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। फिर उसके बाद में दे रखा है पांचवा पॉइंट दे रखा है विचारों में भिन्नता। विचारों में भिन्नता, नाम से पता चल रहा है विचार सबके अलग अलग होते हैं। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए या कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे मेंबर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 10 सदस्य से ज्यादा या कम से कम 10 होने चाहिए। तो सब अलग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो अपने अपने विचार रखेंगे, तो विचार में क्या होगी, भिन्नता होगी। वो कहेगा नहीं भाई इस तरीके से होना चाहिए, वो कहेगा नहीं भाई इस तरीके से होना चाहिए, नहीं कोई कहेगा इस तरीके से होना चाहिए, नहीं भाई इस तरीके से होना चाहिए। तो सबके विचारों में भिन्नता आती है, तो वो जो डिसीजन लेने की बारी आती है वो डिसीजन वो ले ही नहीं पाते, क्योंकि सब एकजुट होकर
एक झूठ होकर वो कर ही नहीं पाते कि इस तरीके से प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन कर पाए। तो उन सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या होगा, विचारों में भिन्नता पाई जाती है, इसके अंदर दोष ये पाई जाती है कि बहुत सारे बैठेंगे, प्रॉब्लम आए तो सुलझाने के लिए सब अपने अपने विचार इसके अंदर देते हैं। तो कुल मिला के आज अपन अभी देखा सहकारी समिति के सहकारी समिति के लाभ एवं दोष, जिसमें लाभ में पहला पॉइंट दे रखा था वोट की समानता, जितने भी यहाँ मेंबर होंगे उन मेंबर को वोट देने का अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट का इनका प्रिंसिपल बना हुआ है, उसके बेस पे आपको वोट देना है। दूसरा सीमित दायित्व, ये रिपीट होता है सब जगह, सीमित दायित्व मतलब जितनी पूंजी आपने इस सोसाइटी में इन्वेस्ट की है, कैपिटल लगाई है, उतने तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपका दायित्व रहेगा। तीसरा स्थायित्व, यदि कोई एक मेंबर चला गया है या कोई भी किसी कारण से चला गया तो ये रुकेगी नहीं, ये बस चलती जाएगी। मित्र वही आपको इसमें क्या मिलती है, कम रेट पे सामान आपको उपलब्ध मिल जाता है, मतलब जो भी कंज्यूमर जो लोग होते हैं उनको कम रेट पे आपको सामान उपलब्ध हो रहा है, तो ये आपकी सुविधा के लिए तो काम कर रही है। फिर सरकारी सहायता आपको मिल जाती है, सरकार आपको कर में छूट दे देती है, अनुदान दान पुण्य कर देती है, नीची दर पर ऋण पर ब्याज दर आपको मिल जाती है, ये आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर सरल स्थापना, इसमें क्या है कम से कम 10 सदस्य चाहिए, वो भी बालिग, और इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य। सवाल पूछा जाता है सरकारी समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य है या नहीं, हाँ या ना, हाँ, और कौन सी एक्ट में 912 एक्ट बना उसमें करवाना अनिवार्य होता है। फिर इसके दोष दे रखे थे, पहला दे रखा है सीमित संसाधन, इसके जो रिसोर्स होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं उनके पास, सबके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, सबके पास लिमिटेड ही होते हैं, तो इस कारण इनका क्या रिसोर्स होता है, लिमिटेड होता है। असक्षम प्रबंधन, क्योंकि इसमें से जो मैनेजर बनता है वो भी अपन लोगों में से ही बनता है वोट दे करके, तो उनको मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा वो क्या होता है, अकुशल होता है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो सोसाइटी को ये नुकसान उठाना पड़ता है। गोपनीयता की इसमें कमी रहती है, कभी भी कोई मीटिंग होगी तो पूरी जो मीटिंग होगी सबके बीच में होगी, तो जो सीक्रेट बात होगी वो रहेगी नहीं। फिर इसके बाद में सरकारी नियंत्रण भी रहता है, हिसाब किताब खाते आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार आपको कुछ दे रही है, तो लास्ट में वो अंकेक्षण करवाएगी, ऑडिटिंग करवाएगी कि मेरे पैसे का कितना क्या यूज हुआ है, और विचारों में सबके भिन्नता पाई जाती है। अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं प्रकार। अब है ये जो सरकारी समिति दे रखी है, इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं, तो इसमें से अपन 2 या 1 प्रकार देख लेते हैं जितना हो सकता है आज। सहकारी समिति के कुछ प्रकार दे रखे हैं। पहला जो प्रकार दे रखा है सहकारी समिति प्रकार, उसमें पहला जो प्रकार दे रखा है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति क्या होती है देखते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये समिति जो बनेगी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उपभोक्ता सरकारी बाजार वाला, तो वो एक तरह की क्या है, समिति तो है जिसमें आपको कम रेट पे क्या मिलता है, सामान मिलता है। तो क्या कह रहा है, इसके अंदर लिखा है इसका निर्माण, इसका निर्माण उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है, के लिए हुआ है। जितने भी कंज्यूमर होंगे उनके हित होंगे, उनकी रक्षा करने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य मध्यस्थ को समाप्त करना तथा ये अपने सदस्यों को कम लागत पर उत्पाद या सामान उपलब्ध करवाते हैं।
क्या लिखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए बनी गई है? जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर साथ में लिखा है ये कमेटी का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए, ये अपने मोटिव के लिए क्या करती है, देखते हैं। मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन से होते हैं? एक तो होलसेलर होता है और एक रिटेलर होता है। थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आपने सुना होगा, जो आगे के चैप्टर में आएंगे, तो उनको ये समाप्त करती है। ये क्या करती है, अपने जो जितने भी मेंबर लोग होंगे, उपभोक्ता में जितने भी होंगे, वो उनको क्या करती है, कम रेट पर आपको सामान उपलब्ध करा रही है। ये क्या करते हैं, उसमें से कोई एक हेड होगा बंदा कंज्यूमर का, वो जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ होलसेलर होता है, थोक व्यापारी, वहां से सामान बड़ी मात्रा में ले लेगा, फिर उनको कम रेट पे सामान उपलब्ध होगा। फिर वो क्या करेंगे, वहां से तो सामान खरीद लिया होलसेलर से, फिर क्या करेंगे, अपने जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी कंज्यूमर होंगे, उनको क्या देंगे, कम रेट पर सामान उपलब्ध करवाएंगे। तो इनको तो फायदा हो गया, जितने भी कंज्यूमर लोग होते हैं उनको तो बेनिफिट हो गया, क्योंकि आगे से जितने भी जो हेड बना हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो कहां से सामान लेकर आएगा, होलसेलर से लेकर आएगा, वो भी बड़ी मात्रा में। फिर इसको क्या करेगा, बेचेगा किनको, छोटे कम लागत पर, जितने भी उपभोक्ता है उनको कम लागत पर, कम रेट पर सामान उपलब्ध कराएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो बीच में जो आपका फुटकर व्यापारी आ जाता है, तो फुटकर व्यापारी भी क्या करता है, फिर अपने पैसे ऐड कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि सीधा अपन कहां से ले रहे हैं, थोक व्यापारी से ले रहे हैं, तो थोक व्यापारी से लेंगे तो थोड़ा अपन का पैसा बचेगा, तो पैसा बचेगा तो अपन को कम रेट पे क्या मिल जाएगा, सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो पहली जो दे रखी है उपभोक्ता सहकारी समिति, वो किस पे बेस है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए है, और साथ ही इसमें ये जो बीच में दे रखा है मिडल मैन, उसका विनाश करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए की गई है। और इसमें साथ में ये दे रखा है, इसके जितने भी सदस्य होंगे उसको कम लागत पर क्या देती है, सामान उपलब्ध करवाती है। फिर उसमें बाद में एक और देख लेते हैं पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे रखा है किसान समिति, किसान सहकारी समिति। नाम से पता चल रहा है ये किसके लिए बनाई गई है, किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए। फिर इसके लिए ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो समिति बनाई गई, ये क्या करते हैं, जितने भी किसान लोग होंगे उनको कम रेट पर अच्छी क्वालिटी का क्या देते हैं, बीज उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही जो नई नई मशीनें उपकरण आते हैं वो उनको उपलब्ध करवाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में इनको ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। जैसे इस प्रकार ये कंज्यूमर का पड़ा था, तो उसी प्रकार किसान सहकारी समिति किसके के लिए बनाई गई, किसानों के लिए बनाई गई है। और साथ ही इसमें आपको कम रेट पर खाद भी उपलब्ध हो जाएगी, बीज भी उपलब्ध हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी नई टेक्नोलॉजी वाले, वो भी कम रेट पे किसानों को मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो, पावटा साइड एरिया में जाओगे, उधर 15 नंबर की बस के उधर खड़े रहोगे तो आपको उस साइड एरिया में किसान समिति दिखा होगा। तो वहां पर जितने भी किसान लोग होते हैं यहाँ से बीज लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का बीज मिलता है, वो भी क्या, कम रेट पर। तो ये किस तरह की सोसाइटी है, किसान सहकारी समिति। और उपभोक्ता सहकारी समिति मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे आप जाओगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा उपभोक्ता सहकारी बाजार। वहां पर भी क्या होता है, कम रेट पर आपको सामान उपलब्ध करवाया जाता है। तो कुल मिला के आज अपन ने देखा सहकारी समिति के प्रकार में दो देखे, उसमें से पहला है उपभोक्ता सहकारी समिति, दूसरा किसान सहकारी समिति। अगली जब क्लास होगी उसमें और अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। धन्यवाद।